दोस्तों आज की गपशप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाना चाहता हूं। Here you go। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, अपोजिशन जमातों का मैसेंजर कौन था जो ये मैसेज लेके आया कि वज़ीर आज़म साहब आप इस्तीफ़ा दे दें? नहीं, उन्होंने ऑप्शंस दी थी मुझे, और वो ऑब्वियसली हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। उन्होंने ऑफ़र दी कि जी 3 चीज़ें हैं, या आप अदम एतमाद का वोट चले जाएं, या आप इस्तीफ़ा दे दें, और या इलेक्शन। इस्तीफा सुनो इमरान खान का, कहता है कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। तो इमरान खान, तुम्हारी चीखें बता रही हैं, तुम्हारा रोना बता रहा है, तुम्हारा पीटना बता रहा है कि तुमने एस्टैब्लिशमेंट का नंबर ब्लॉक नहीं किया, एस्टैब्लिशमेंट ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया है। इस हाउस को डिवाइड किया है, हमारा अदलिया को डिवाइड किया है, हमारा एस्टैब्लिशमेंट को डिवाइड किया है पूरा। अगर आप नोटिस करें तो इन सब पॉलिटिशियंस की बातों में एक लफ्ज कॉमन है, एस्टैब्लिशमेंट। क्या मतलब है इस लफ्ज का? कौन होती है एस्टैब्लिशमेंट? एस्टैब्लिशमेंट की क्या पावर्स होती हैं? कौन कौन एस्टैब्लिशमेंट में शामिल होता है? क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनकी ब्लैक टिंटेड वीगोस का नाम एस्टैब्लिशमेंट है? एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिशियंस का क्या ताल्लुक है? डीप स्टेट क्या है? और क्या वाकई पाकिस्तान के लोगों की किस्मत का फैसला एस्टैब्लिशमेंट करती है? आज की वीडियो में आपको इन सब सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात आप नोट कर लें कि आप सब मुझे पिछले 2-3 सालों से जानते हैं। मैंने हमेशा आप लोगों के सामने क्लियर, रैशनल और ऑब्जेक्टिव बात की है। कभी भी बयानबाजी, रेटरिक, प्रोपेगेंडा और नॉनसेंस बात नहीं की। मैं किसी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं और ना ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड हूं। मेरी वीडियोस का सिर्फ एक मकसद होता है, एंड दैट इज टू एजुकेट पीपल, एंड दैट इज व्हाट आई विल डू टुडे। सो दोस्तों, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। वेलकम बैक। दोस्तों हमेशा याद रखें कि किसी भी इशू के गिर्द गिरें खोलने के लिए हमेशा उसके बेसिक्स यानी बुनियादी चीजों को समझें, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ले, उसके बाद डोर खुद ब खुद खुलती चली जाएगी। सो अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं और समझते हैं कि इन जनरल एस्टेब्लिशमेंट है क्या। बेसिकली ये लफ्ज इस्तेमाल होता है किसी भी मुल्क में एक ऐसे डोमिनेंट और एलीट ग्रुप को डिस्क्राइब करने के लिए जो काफी मजबूत और पावरफुल होता है। इसमें उस मुल्क की इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल एलीट शामिल होती है, एरिस्टोक्रेसी होती है, बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं और मिलिट्री के लोग होते हैं। यूजुअली अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये लोग स्टेटस को का पार्ट हैं, जो उस निजाम के सबसे बड़े बेनिफिशियरीज होते हैं। इसका मतलब यह है कि निजाम लाने वाले भी वही और उससे सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले भी वही। अब इस पॉइंट को आप लोगों ने नोट कर लेना है क्योंकि ये एस्टैब्लिशमेंट का सबसे पहला फीचर है। निजाम के सबसे बड़े बेनिफिशियरीज, चाहे निजाम कोई भी हो, सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं लोगों को होता है। दूसरा फीचर एस्टैब्लिशमेंट का है पावर। एस्टैब्लिशमेंट के लोग बहुत पावरफुल होते हैं। अब सवाल यह आता है कि इस पावर की सोर्स क्या है? तो पहली सोर्स है पैसा, दूसरी सोर्स है इन्फ्लुएंस, तीसरी सोर्स है इंटेलिजेंस और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है बंदूक। इन 4 ताकतों की लीथल कॉम्बिनेशन होती है एस्टैब्लिशमेंट। यही वजह है कि किसी भी मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट से पंगा लेना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि रियासत के बड़े बड़े इदारे इन लोगों के कंट्रोल में होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस लफ्ज का पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा पेचीदा है और उतना ही सिंपल भी है। पेचीदा इसलिए कि आप किसी भी शख्स को या किसी भी ग्रुप को पिन पॉइंट करके एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि ये एस्टैब्लिशमेंट है या ये एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है। ये लोग अपने घर या ऑफिस के बाहर तख्ती नहीं लगाते कि ये एस्टैब्लिशमेंट का ऑफिस है। ये इस तरह नहीं है कि मेरा नाम अगर शाहरुख है तो पूरी दुनिया को पता है कि मेरा नाम शाहरुख है। ये लफ्ज एस्टैब्लिशमेंट एक सिंबल है, एक बयानिया है, एक नाम है उन लोगों को एड्रेस करने का जो इसमें शामिल है। अब $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि इस ग्रुप, इस क्लीक का कौन कौन हिस्सा है। पाकिस्तान में मीडिया के लोग और पॉलिटिशियंस जब एस्टैब्लिशमेंट को एड्रेस कर रहे होते हैं तो वो कुछ स्पेसिफिक लोगों से बात कर रहे होते हैं। इन लोगों में से 2 पोजीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दूसरे हैं पाकिस्तान के टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के चीफ। अब सवाल यह बनता है दोस्तों कि पाकिस्तान में ये 2 पोजीशंस इतनी पावरफुल कैसे हैं? क्योंकि इंडिया, USA, चाइना या यूरोप के किसी मुल्क में आपने कभी भी आर्मी चीफ या इंटेलिजेंस के हेड का नाम भी नहीं सुना होगा। सो व्हाई दीज 2 पोजीशंस आर सो पावरफुल इन पाकिस्तान?
अब इस बात को दोस्तों आप लोगों ने बहुत ध्यान से समझना है। पाकिस्तान का अगर आप नक्शा देखें तो हमारा प्यारा मुल्क बहुत ही कमाल लोकेशन पर है। ये एक ऐसा चौराहा है जहां एक रास्ता ईस्ट एशिया की तरफ जाता है, एक रास्ता सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप को कनेक्ट करता है, एक अरेबियन सी के थ्रू हमें समंदर से जोड़ता है और एक रास्ता साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाता है। हमारे हमसायों की बात करें तो एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ ईरान और अफगानिस्तान है और एक तरफ चाइना है। इन हमसायों में से दो मुल्क बहुत क्रिटिकल हैं, एक इंडिया और दूसरा अफगानिस्तान। अम्यूजिंग बात यह है कि पाकिस्तान अपना सबसे लंबा बॉर्डर इन्हीं दो मुल्कों के साथ शेयर करता है। आजादी के फौरन बाद ही इंडिया से हमारे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए कश्मीर को लेके। इसी तरह रशिया में अफगानिस्तान की आमद के बाद वहां के भी हालात पिछले 50 साल से खराब हैं। अब इन दोनों मुल्कों से मुकाबला करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन था, अपनी मिलिट्री को तगड़ा करना, और वही हमने किया। लेकिन इस चक्कर में हम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। इंडिया और अफगानिस्तान को डिफेंड करने के लिए हमने फौज को तो तगड़ा कर दिया, लेकिन अपने सिविलियन इदारों को वीक कर दिया। हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी ग्रो ही नहीं कर पाई कंपेयर टू इंडिया, जिसकी वजह से आर्मी हैड टू टेक चार्ज सेवरल टाइम्स। अब इस बात को लेके हमारे मुल्क में दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक साइड ये कहती है कि फौज ने जानबूझ के सिविलियन इदारों को ग्रो ही नहीं करने दिया, उन्हें स्टंट कर दिया। दूसरी साइड ये कहती है कि हमारे जो सिविलियन इदारे हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो हैं ही इतने नाअहल, वो इतने रोग और करप्ट हैं कि फौज को इनिशिएटिव लेना ही पड़ता है। हमने दोस्तों इस बहस में नहीं पड़ना, सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। अब जब मिलिट्री इतनी ओमनीपोटेंट हो गई, इतनी पावरफुल हो गई, तो वहां भी तो इंसान बैठे हुए हैं, दे कैन टेक राइट एंड रॉन्ग डिसीजंस। हुआ ये कि कुछ मिलिट्री जनरल्स ने अपनी पावर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तारीख में बहुत से मिलिट्री कू हुए, स्टार्टिंग विद अयूब खान, फॉलोड बाय याह्या खान, देन ज़ियाउल हक एंड फाइनली जनरल परवेज मुशर्रफ। अब अगर आप नोटिस करें तो ये सारे कू आर्मी चीफ ने किए एंड ही इवेंचुअली केम इनटू पावर। कभी भी आईएसआई चीफ ने डायरेक्टली कू में शामिल होकर पावर नहीं ली। ये दोस्तों एक बहुत बड़ी वजह है एस्टैब्लिशमेंट की कामयाबी की। दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड, चेन ऑफ कमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, नो वन कैन बाईपास द चीफ, द बॉस। याद रखें, जो इदारा जितना मुनज्जम होगा, जितना डिसिप्लिन्ड होगा, वो उतना ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल होगा। एस्टैब्लिशमेंट की जो दूसरी पावर पोजीशन है वो है आईएसआई चीफ। इस पावर की सोर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप इस मिसाल से समझें। फॉर इंस्टेंस, आपको किसी के बारे में कोई बहुत गहरा राज पता है, कोई सीक्रेट पता है, एक ऐसा सीक्रेट जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। जब आप एक ऐसी पोजीशन में होंगे तो यू विल ऑलवेज बी इन अ पोजीशन ऑफ पावर। आईएसआई चीफ के पास भी कुछ ऐसी ही पावर है। उसको मुल्क के हर पॉलिटिशियन का इनसाइड आउट पता है, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन है, मुल्क को जो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उनका भी इल्म है, and he has blanket approval to do whatever he wants. This is a position of extreme strength. So दोस्तों, ये दो जो positions हैं, ये foundations हैं establishment की। अब आगे बढ़ते हैं। एक बात दोस्तों याद रखें कि establishment rarely खुद act करती है। They always need a political and societal cover to operate. ये cover उनको provide करती हैं कुछ specific political parties, कुछ politicians, कुछ खास bureaucrats, कुछ media personalities, कुछ lawyers, कुछ judges, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और कुछ लैंड ओनर्स। ये ठीक एक चेस के गेम की तरह है, जिसमें प्यादे का काम है बादशाह के इशारों पर नाचना और उसे प्रोटेक्ट करना। यही बात स्टीफन कोहेन ने अपनी किताब द आइडिया ऑफ पाकिस्तान में कही थी। उसने लिखा था कि अयूब खान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उसने एक इनफॉर्मल पॉलिटिकल सिस्टम अपने साथ रखा हुआ था। ये वो लोग थे जो मुल्क के करता धरता थे, द मूवर्स एंड शेकर्स। इसमें मीडिया के लोग शामिल थे, जजेस थे, कुछ पॉलिटिशियंस थे, कुछ सिविल ब्यूरोक्रेट्स थे। इन लोगों ने अयूब खान की पावर को मजीद इम्पेटस प्रोवाइड किया एंड ही केप्ट ऑन रूलिंग फॉर सो मेनी इयर्स। इन सब एलिमेंट्स को कंसोलिडेट करके जमा करके डीप स्टेट का नाम भी दिया जाता है। डीप स्टेट क्या है? इट्स अ स्टेट विद इन अ स्टेट, रियासत के अंदर एक और रियासत, और ये वो रियासत है जिसके पास ट्रू पावर मौजूद है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये गेम कुछ ही इंडिविजुअल्स का है, लेकिन उनके पीछे इदारे इतने मजबूत हैं कि दे बिकम सुप्रीम एंड सॉवरीन। पावर का बैलेंस इतना टिल्टेड है कि नो वन कैन डू एनीथिंग। यही वजह है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आती हैं, उन्हें हर वक्त एस्टैब्लिशमेंट का डर ही लगा रहता है। अब इसमें दोस्तों एक और एंगल भी है जिसको मिल बिज या मिल बस कहते हैं। इसमें मिलिट्री के इदारे कॉर्पोरेट्स की तरह बिजनेस चलाते हैं। ये कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज किया था आयशा सिद्दीका ने अपनी किताब मिलिट्री इंक में। इसके ऊपर मैं डिटेल में एक और वीडियो बनाऊंगा। मिलबिज एस्टैब्लिशमेंट को मजीद पावरफुल करता है इन टर्म्स ऑफ देयर इन्फ्लुएंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। अब यहां पर एस्टैब्लिशमेंट को लेकर नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव पर भी नजर डाल लेते हैं। पॉपुलर नैरेटिव यह है
कि एस्टैब्लिशमेंट की वजह से ही हमारा मुल्क आज इंटैक्ट है। उन्होंने ही हमें एटॉमिक पावर बनाया है, हमारी सरहदों की हिफाजत की है और हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है। काउंटर नैरेटिव को सपोर्ट करने वाले कहते हैं कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट कुछ कोर प्रिंसिपल्स पर चलती है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट यह है कि इंडिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन तस्लीम करना और हर वक्त एक सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट करना। दूसरा है पंजाब को पाकिस्तान का गढ़ तस्वुर करना। तीसरा पॉइंट है पाकिस्तान में मुलाइज्म और मॉडर्न सोच का बैलेंस कायम करना। नेक्स्ट है कश्मीर डिस्प्यूट को फोर फ्रंट में रखना और लास्ट है नॉन स्टेट एलिमेंट्स को सपोर्ट करना। अब जो बात मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वो है हमारी बेचारी अवाम, जो अपने पसंदीदा पॉलिटिशियंस के चक्कर में अपने दोस्त यार रिश्तेदारों से लड़ते फिरते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके जलसों को अटेंड करते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो पॉलिटिशियंस एस्टैब्लिशमेंट के मिन्नते तरले करके पावर में आते हैं। पहले तो फिर भी ये बात ढकी छुपी थी, लेकिन इमरान खान के टेन्योर के बाद अब खुलेआम लोग एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेकर बात करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट सही है या गलत, आई डोंट नो, लेकिन एक बात जो मैं उन्हें जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा वो ये कि अपना नाम क्लियर रखें। अगर हुकूमत करनी है तो खुल के करें, जान छुड़ा दे हमारी इन पॉलिटिशियन से। और अगर ऐसा नहीं करना तो पसे पर्दा कोवर्टली आर्बिट्रेट भी ना करें, किंग मेकर ना बने, अपने इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज ना करें, अपने दायरे में रहकर काम करें। इससे अवाम की नजर में उनकी इज्जत मजीद बढ़ेगी। इवेंचुअली होना वही चाहिए जो पाकिस्तान की अवाम के लिए बेहतरीन हो। आई होप दोस्तों आज के सेशन के बाद आपको ये लफ्ज एस्टैब्लिशमेंट मजीद तंग नहीं करेगा। वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए एक शेर अर्ज है। फकीर शहर ने कहा बादशाह से, बड़ा संगीन मुजरिम है ये आका, इसे मसलूब ही करना पड़ेगा कि इसकी सोच हमसे मुख्तलिफ है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।